तो गाइस फाइनली आज हम बात करेंगे वायरल हिट के पार्ट 6 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था हॉबिन ने भी एक्सजे कंपनी की तरह अपनी एक कंपनी बना ली होती है ताकि वो एक्सजे कंपनी का सामना कर सके। लेकिन जब वो रास्ते से जा रहा होता है उसे किडनैप कर लिया जाता है और ये किडनैप करा होता है एक नंगे आदमी ने जिसको कोरियन भाषा नहीं आती, यानी कि मुनशोंग का टीचर लोगन ग्रासी। हॉबिन को समझ नहीं आ रहा होता आखिर इस अंग्रेज ने हॉबिन को किडनैप क्यों कर लिया है। इतने में ही लोगन ग्रासी अपना पिछवाड़ा दिखाते हुए एक बड़े से बॉक्स से कुछ निकालने लगता है और हॉबिन की अंदर ही अंदर ये सोच के हालत खराब हो रही होती है, कहीं ये शोंगजुन का बंदा तो नहीं है, या फिर कहीं ये उसका फैन तो नहीं है, या फिर हॉबिन ने अपनी वीडियोस से किसी की फीलिंग तो हर्ट नहीं कर दी कहीं। ये हरामजादा तो ये भी सोच लेता है अगर वीडियोस से किसी की फीलिंग हर्ट हुई होगी तो ये बोल देगा कि वीडियोस तो ग्योल एडिट करती है। इसके बाद लोगन ग्रासी एक जलती हुई मोमबत्ती के साथ इसके सामने आता है और इंग्लिश में बोल रहा होता है, मुझे कोरियन प्रोग्राम्स बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत वाली बात तो यह है कि हॉबिन को इंग्लिश नहीं आती और लोगन ग्रासी को कोरियन नहीं आती, इसलिए दोनों एक दूसरे की बातें नहीं समझ पा रहे होते हैं। ऊपर से हॉबिन को इस बंदे में कुछ गड़बड़ लग रही होती है। वैसे भी गड़बड़ ना लगने के कोई रीजन नहीं है, क्योंकि जब आपके सामने कोई 35-40 साल का नंगा आदमी आपको किडनैप कर ले तो आपको अजीब तो लगेगा ही। बट फिर भी हॉबिन अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में इसको चिल्ला के कहता है, अरे ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करो। ये कॉमन सी बात लोगन ग्रासी को काफी ज्यादा इम्प्रेसिव लगती है, इसलिए पूछता है कहीं तुम कोई जीनियस तो नहीं। लोगन ग्रासी मोबाइल में ट्रांसलेटर ओपन करने लग जाता है। इसी दौरान हॉबिन उसको बोल रहा होता है, भाई तू नंगा क्यों है, कपड़े पहन ले या फिर मेरी रस्सियां खोल दे। लेकिन लोगन इनमें से कुछ नहीं करता और मोबाइल में इंग्लिश टू कोरियन ट्रांसलेटर खोलता है जिसमें लिखता है, हाउ टू फाइट, मैं तुम्हारा फैन हूँ। छोटे लड़के, तुम सच में काफी अच्छे फाइटर हो। तुम अपनी वीडियोस में जिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हो मैं जानना चाहता हूँ तुमने वो कहाँ से सीखी। हॉबिन सोच रहा होता है आखिर ये नंगा ये क्यों जानना चाहता है और इसका मुझसे क्या कनेक्शन है। इसके चेहरे में काफी सारे सवाल नजर आ रहे हैं और इसके चेहरे में जो स्माइल है वो काफी ज्यादा अजीब लग रही है। लोगन ग्रासी काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहा होता है और हॉबिन सोच रहा होता है कि उस चिकन वाले बंदे के बारे में इसको बताना चाहिए या फिर नहीं, कि मैंने सब कुछ वहाँ से सीखा है। और जैसे कि मैंने कहा, एक 35-40 साल का बंदा जो तुम्हें किडनैप कर ले और नंगा हो, उसको देख के किसी को भी अजीब लगेगा, इसलिए हॉबिन को भी अजीब लगता है और वो सच नहीं बताता इसको। हॉबिन सिंपली बोल देता है, वो जो टेक्निक्स हैं जो मैं फाइट में इस्तेमाल करता हूँ वो मैंने खुद प्रैक्टिस करी है। ये सुन के लोगन ग्रासी थोड़ा सीरियस हो जाता है और कहता है, ओए तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे झूठ बोल रहा है। सच बताऊं तो लोगन ग्रासी तुझे एक स्पेशल न्यू टेक्निक सिखाने की सोच रहा है, लेकिन तू मुझसे झूठ बोल रहा है। तो काफी बेकार किस्म का लग रहा है मुझे। ऑब्वियसली ये सारी बातें मोबाइल में ट्रांसलेट हो रही होती है लोगन ग्रासी के। कम से कम लोगन ग्रासी को तो ऐसा ही लग रहा होता है, बट इन रियलिटी उसके मोबाइल की पूरी बैटरी खत्म हो चुकी होती है, इसलिए कुछ भी ट्रांसलेट नहीं होता। इसलिए हॉबिन उसे टूटी फूटी इंग्लिश में कहता है, आपके मोबाइल की बैटरी खत्म हो चुकी है, अब हम बात नहीं कर पाएंगे। ये देखिए लोगन ग्रासी के तो पसीने छूट ही चुके होते हैं, साथ में हॉबिन के भी पसीने छूट चुके होते हैं। और हॉबिन के क्यों पसीने छूटे हैं ये मुझे समझ आ रहा है। उसे डर है कि अब ये नंगा क्या करेगा आगे। लेकिन हॉबिन को नहीं पता था कि ये नंगा बहुत ही अच्छे दिल का इंसान है। नंगे ने हॉबिन को छोड़ दिया होता है और अगले सीन में हम देखते हैं हॉबिन के स्कूल का सीन, जहाँ पे हॉबिन स्नैपर को सारी बात बताता है कि एक नंगे ने उसको किडनैप कर लिया था। उसका हुलिया कैसा था जब वो स्नैपर को बताता है तो स्नैपर हॉबिन को लोगन ग्रासी की वीडियो दिखाता है मोबाइल में। और अभी हॉबिन को यह पता चलता है जिस बंदे ने उसको किडनैप करा था वो 3 टाइम UFC का चैंपियन रह चुका है, अलग अलग वेट डिवीजन का। स्नैपर इस सारी चीज को एज अ कॉम्प्लीमेंट ले रहा होता है क्योंकि इतने बड़े आदमी ने इसको किडनैप करा और वो इसका फैन है। लेकिन हॉबिन का मत्था चकरा चुका होता है, वो अपने बाल नोच रहा होता है ये सोचते हुए कि इतने फेमस आदमी ने ऐसे नंगे होके मुझे किडनैप क्यों करा। क्या वो मेरे जिस्म का प्यासा था या फिर वो सच में मेरा फैन था। वैसे उसने मेरे साथ कुछ गलत नहीं करा। क्या वो सच में बस मेरी टेक्निक्स के बारे में जानना चाहता था। कहीं जिस चिकन वाले बंदे की मैं वीडियो देखता हूँ उससे वो किसी तरीके से कनेक्टेड तो नहीं है। इसके बाद हम एक पुराना सीन देखते हैं जब लोगन ग्रासी के मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती है तो वो हॉबिन को कहता है, ठीक है बच्चे, अब मैं तुम्हें बाद में दोबारा से कभी किडनैप करूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हॉबिन और स्नैपर एक जगह आए होते हैं। स्नैपर ने लाइव स्ट्रीम ऑन कर रखी है और ये यहाँ पे अपने नए ऑफिस के लिए जगह देख रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये अपनी एक कंपनी खोल रहे हैं तो इनके पास एक ऑफिस तो होना ही चाहिए। लेकिन अगर इनको ये ऑफिस चाहिए तो इसकी डाउन पेमेंट इनको करनी पड़ेगी 300 मिलियन वॉन की, जो कि हॉबिन को आई थिंक काफी ज्यादा लग रहा है। इसलिए अपने सर के बल खड़ा हो जाता है और अपनी ऑडियंस से पूछ रहा होता है इसमें कोई रिएक्शन दो। ऊपर से स्नैपर ये बोल देता है, भले ही कंपनी में हम सब हैं लेकिन इस ऑफिस का रेंट तू ही देगा। इसलिए हॉबिन ऑफिस का प्लान कैंसिल कर देता है। इतने में हॉबिन की जेब से उसका मोबाइल नीचे गिरता है और वो देखता है बोमी का मैसेज आ रखा है और मैसेज देख के वो हैरान हो जाता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं शोंगजुन भी हॉबिन की लाइव स्ट्रीम देख रहा होता है और ऑल इन वन नाम वाला यूट्यूबर एक्सरसाइज करते हुए शोंगजुन को कहता है, आखिर तुम इस मामले
में क्या करने वाले हो? क्या तुम ये सब कुछ ऐसे ही होने दोगे? चाहे वो हॉबिन हो, होंग मांगी हो या फिर टेहुन हो, मैं सबकी काट के मीट बना दूंगा। इसके बाद दूसरा हरामिन यूट्यूबर जिसका एक तोता भी है जो उसकी नकल करता है, वो कहता है अभी ये सब कुछ करना ठीक नहीं। शोंगजुन का भी यही मानना होता है, अभी हम चीजों को बस ऑब्जर्व करेंगे और अपनी एक मीटिंग करेंगे, वहाँ पे डिसाइड करेंगे सब कुछ। लेकिन अब इनके साथ का बंदा यॉनवू इनके साथ नहीं होता। दरअसल वो अभी एक हॉस्पिटल में होता है जहाँ पे वो एक सोशल सर्विस कर रहा है, जहाँ पे वो बूढ़े लोगों की मदद कर रहा है, उन्हें व्हील चेयर में घुमा रहा है। और जब वो ऐसा वॉलंटियर वाला काम कर रहा होता है तो उसके ही स्कूल की 4-5 लड़कियां उसको घेर लेती हैं। और यॉनवू को कहीं ऐसा ना लगे कि ये लड़कियां उस पर लाइन मारने के लिए आ रखी हैं, इसलिए ये लड़कियां ऊपर से कह देती है कि हमें तो ये काम पसंद है, हम उन छपरी लौंडों की तरह नहीं है जो अभी बोमी के साथ हैं। दरअसल ये एग्जैक्टली उन्हीं छपरी लौंडों की तरह है, बस बता नहीं रही है। यही बगल में बोमी भी वॉलंटियरिंग कर रही होती है सेम यॉनवू की तरह, और उसको भी काफी सारे लौंडों ने घेर रखा होता है। वो भी ये बोल रहे होते हैं हमें तो ये काम पसंद है, हम इसलिए कर रहे हैं। लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ, अगर हरामजादो तुम्हें ये पसंद है तो किसी और को व्हील चेयर में बिठा के उसको घुमाओ ना, इसी के पास क्यों आ रहे हो? खैर ऐसे चलते चलते ही बोमी और यॉनवू एक दूसरे के अगल बगल से गुजरते हैं। दोनों एक दूसरे को हाय कहते हैं और दोनों ही एक दूसरे का दर्द समझ रहे होते हैं क्योंकि इनको फालतू के लोगों ने घेर रखा है। बट एंड में यॉनवू एक स्माइल के साथ कहता है लगता है आने वाले 2 दिन और 1 रात तक हम एक दूसरे को देखते रहेंगे। अब आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, ये लोग जो सोशल सर्विसिंग कर रहे हैं ये यहाँ पे अपने स्कूल की तरफ से आए हैं आई थिंक, और ये काम इनको 2 दिन 1 रात तक करना है। वैसे अभी चीजें और ज्यादा क्लियर होने वाली है क्योंकि इसके अगले सीन में हम देखते हैं हॉबिन और उसके साथ के लोग भी घूमने आ रखे होते हैं बाहर ट्रिप में। स्नैपर ने लाइव स्ट्रीम ऑन कर रखी होती है। सब्सक्राइबर्स रूमी का बेली बटन देख के खुश हो रहे होते हैं, कुछ तो बोल रहे होते हैं वो टेहुन को बिकिनी में देखना चाहते हैं, और हॉबिन के साथ के लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि तुमने ट्रिप प्लान करी अचानक से, थैंक यू। हॉबिन भी चौड़े में कहता है मैं तुम सबका बॉस हूँ, तुम्हारे बारे में सोचूंगा ही ऑब्वियसली। लेकिन ये हॉबिन सच में बहुत बड़ा हरामखोर है, थोड़ी देर में पता चलेगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। इसके बाद रूमी भी अपनी लाइव स्ट्रीम ऑन कर लेती है और ग्योल को कहती है क्या तुम पहले कभी ट्रिप में नहीं आई? ग्योल जवाब देती है ऐसी बात नहीं है, मैं तो बहुत ज्यादा बार ट्रिप में आ रखी हूँ। अरे नहीं ग्योल, मैं बोल रही हूँ क्या तुम अपने दोस्तों के साथ पहले कभी ट्रिप में नहीं आई? मैं दोस्तों के साथ ट्रिप में कैसे आती, मेरे तो कोई दोस्त थे ही नहीं। मेरे भी नहीं थे, इसलिए मैं भी दोस्तों के साथ नहीं आई। ये सारे लोग काफी ज्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। स्नैपर होंग मांगी से पूछता है तुम तो बोल रहे थे तुम बिजी हो, तो तुम आ कैसे गए? होंग मांगी के पास इसके लिए सिर्फ एक ही शब्द का जवाब होता है जो कि होता है स्विम सूट। इसका मतलब साफ है मोटा लड़कियों को स्विम सूट में देखना चाहता है। लेकिन स्नैपर की नजर इतने में ही पड़ती है यॉनवू पे जो एक बुढ़िया को व्हील चेयर में घुमा रहा है यहीं पे कुछ दूर पे। स्नैपर तो बहुत हैरान होता है आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है, लेकिन हॉबिन के चेहरे में मक्कारी साफ नजर आ रही होती है और कहता है अरे वाह कितने इत्तेफाक वाली बात है ना, ये भी यहीं पे है। लेकिन इसके बाद स्नैपर देखता है यॉनवू के पीछे तो बोमी भी है और उसके पीछे उनके स्कूल के और भी लोग। इसलिए स्नैपर को समझ नहीं आ रहा होता है कि इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है कि हम भी यहीं पे आए और ये लोग भी यहीं पे हैं। स्नैपर को समझ आ चुका होता है ये कोई इत्तेफाक नहीं था बल्कि हरामखोर हॉबिन की सोची समझी साजिश थी। दरअसल कुछ देर पहले जब हॉबिन अपने सर के बल खड़ा था और उसका मोबाइल उसके सामने आके गिरता है, वहीं से हॉबिन को पता चला था कि बोमी अपने स्कूल की तरफ से कहीं जाने वाली है 2 दिन 1 रात के लिए। इसलिए हॉबिन ने ये डिसाइड करा था कि वो बोमी का पीछा करेगा और उसने ये बात अपने सब्सक्राइबर से भी पूछी थी और ऑब्वियसली सब्सक्राइबर्स ने बोला हाँ भाई बिल्कुल जाओ उसके पीछे जा मस्त करके। स्नैपर को ये सारी बातें अब समझ आ रही होती है, इसलिए चिल्ला के हॉबिन को कहता है हरामजादे तुझे पता था बोमी और यॉनवू साथ में वॉलंटियरिंग कर रहे हैं, इसलिए तो जानबूझ के हमें ट्रिप में लेके आया ताकि तू उसके ऊपर नजर रख सके। तू सच में बहुत ही गिरा हुआ इंसान है जो एक लड़की का पीछा करते हुए यहाँ पे आ गया। स्नैपर हॉबिन को बहुत ज्यादा सुनाता है पर हॉबिन हाथ जोड़ के इसको कहता है भाई ट्रिप का सारा पैसा मैं दूंगा, बस मेरी मदद कर दे। मेरा मतलब क्या तो कुछ ऐसा नहीं कर सकता कि यॉनवू की ड्रिंक में कोई दवाई मिला दे जिससे उसका पेट खराब हो जाए। हॉबिन को अभी डांट पड़ रही होती है और ये बात साफ है कि वो यहाँ पे जलन की वजह से आया है। उसे जलन हो रही है यॉनवू से क्योंकि वो बोमी के साथ यहाँ पे 2 दिन 1 रात के लिए आया है। लेकिन इतने में ही टेहुन इन लोगों को कहता है अबे ओए ढक्कनो ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ हमारे रुकने की जगह कहाँ पे है। इसके बाद ये लोग अपने रुकने की जगह पे आ चुके होते हैं और हमें पता चलता है ये कोई होटल नहीं बल्कि गेस्ट हाउस है। होंग मांगी, स्नैपर और हॉबिन ये सारे के सारे भी आपस में बात कर रहे होते हैं कमरे में, मतलब वही लड़कों वाली बात जो लौंडे आपस में करते हैं कि जाना बोमी से जाके बात कर। लेकिन साथ ही में इनके साथ अभी टेहुन नहीं है, ये बात भी ये सोच रहे होते हैं कि आखिर वो कहाँ गया। स्नैपर बताता है शायद से वो गेम खेलने गया होगा, लेकिन टेहुन बाहर सीढ़ियों में अकेला बैठा होता है और बहुत ही नर्वसनेस के साथ अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके खुद की रिकॉर्डिंग कर रहा होता है ताकि वो भी आगे चल के यूट्यूब की वीडियो बना सके। वैसे तो ये लौंडा कभी शर्माता नहीं, लेकिन वीडियो बनाते हुए शर्माते हुए कहता है हेलो गाइस कैसे हो तुम लोग, मैं हूँ शियोंग टेहुन
टेहुन टाइकॉन टीवी। अरे यार ये इतना मुश्किल क्यों है और साला मैं ये कर ही क्यों रहा हूँ। एक तो टेहुन पहले से ही काफी ज्यादा नर्वस होता है, ऊपर से उसके पीछे से उसको किसी के हंसने की आवाज आती है जो कि ऑब्वियसली उस पे ही हंस रहा होगा। टेहुन भागता हुआ जाता है ये देखने के लिए कि वो कौन है और उसे वहाँ पे दिखाई देता है यॉनवू, जो शायद से कूड़ा फेंकने के लिए यहाँ बाहर आया था। यॉनवू तो इसको देख के खुद हैरान होता है कि आखिर यहाँ से भागता हुआ यहाँ पे क्यों आया, लेकिन टेहुन पलक झपकते ही इसको जमीन में गिरा देता है और इसके ऊपर पैर रख के कहता है, तो तू वो था जो हंस रहा था। यॉनवू को समझ नहीं आता कि ये किस बारे में बात कर रहा है, इसलिए टेहुन दोबारा कहता है, मैंने तुझसे कुछ पूछा है, उसका जवाब दे। टेहुन ने पीछे से इसके बाल पकड़ लिए होते हैं और इसके मुंह के काफी ज्यादा करीब आ चुका होता है और यहीं पास में छुप के मखाने खाते हुए हान ग्योल ये सब कुछ देख रही होती है और कहती है, उन दोनों को देख के ऐसा लगता है जैसे वो दोनों किस करने वाले हैं आपस में। असल में जो इंसान हंसा था वो तो मैं थी। इसके बाद हमें बताया जाता है जब से हान ग्योल का चैनल बंद हुआ है तब से वो हॉबिन से बदला लेने की फिराक में थी, इसलिए वो उसका पीछा करे जा रही थी और पीछा करते करते ही वो यहाँ तक पहुँच गई और यहाँ उसे दिखा टेहुन जो खुद की रिकॉर्डिंग करने की कोशिश कर रहा था, जिसको देख के हान ग्योल को हंसी आ गई। इसे यहाँ पूरे मजे आ रहे होते हैं क्योंकि हंसी तो ये थी लेकिन सामने वाला बंदा टेहुन से माफी मांग रहा है फिर भी। लेकिन टेहुन को खुद डाउट होता है कि ये जो बंदा यॉनवू है क्या यही हंसा था सच में, क्योंकि यॉनवू ने तो ईयरपीस पहने थे जिसमें काफी तेज तेज गाने चल रहे थे। इसलिए ये सारी बातें सोचने के बाद टेहुन इसको कहता है, तूने तो अपने कानों में ये पहन रखे थे बे, तो तू माफी क्यों मांग रहा है? वेल मैं इसलिए माफी मांग रहा हूँ क्योंकि तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे पर हंस रहा था। तू एक नंबर का गधा है, मैंने सही कहा ना। हान ग्योल अब भी इनको चुप के देख रही होती है और सोच रही होती है ये लोग कितने बड़े गधे हैं, लेकिन सच में गधी तो हान ग्योल है, वो भी बहुत बड़ी वाली। खैर टेहुन को पक्के सबूत नहीं मिलते कि हंस कौन रहा था, इसलिए वो कम से कम यॉनवू का ईयरपीस यहाँ से लेके चला जाता है और कहता है, ओए चोमू अब ये मेरा हो गया, भूल जा इसे। इसके बाद हम देखते हैं रात के टाइम बीच का सीन जहाँ पे काफी सारे लोग घूमने आए होते हैं और हम देखते हैं यहाँ पे 3 छपरी लॉन्डो को जो कि आपस में फालतू की बकैतियां मारे जा रहे होते हैं और इनकी सारी बातें लड़कियों और दारू की होती है। ये चाह रहे होते हैं काश आज की रात इनको कोई लड़कियां मिल जाए जिनके साथ ये मजे कर सके, दारू वारू पी सके या फिर और भी कुछ भी मजे। इतने में ही हम देखते हैं इनके साथ का जो वुंग नाम का बंदा होता है वो एक तरफ देख के आंखें सेक रहा होता है अपनी। दरअसल उसकी नजर पड़ चुकी होती है बोमी, रूमी और बत्तख के ऊपर यानी कि ग्योल के ऊपर। ये तीनों लड़कियां यहाँ पे आपस में बातें वगैरह कर रही होती हैं और रूमी आज पहली बार बोमी से मिल रही होती है। रूमी को भी ये बात समझ आ चुकी होती है कि हॉबिन यहाँ ट्रिप में बोमी की वजह से आया है, पर साथ ही साथ रूमी अपने मन में बोल रही होती है, तो यही वो लड़की है बोमी जिसके ऊपर हॉबिन को क्रश है। लगता है एंड में हॉबिन का बस दिल टूटेगा और कुछ नहीं। आखिर इसके जैसी खूबसूरत लड़की हॉबिन को पसंद क्यों ही करेगी। मुझे तो ग्योल के लिए बुरा लग रहा है जो यहाँ ट्रिप में आने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन उसको पता नहीं कि हॉबिन यहाँ क्यों आया। आखिर कोई लड़की इतनी सुंदर कैसे लग सकती है, ये किसी भी स्ट्रीमर से काफी सुंदर है। रूमी बोमी को उसके मुंह पे भी कहती है तुम सच में काफी सुंदर हो। बोमी कहती है आज तो मैंने कुछ तैयारी भी नहीं करी, उसके बावजूद भी मैं सुंदर लग रही हूँ। लेकिन इतने में ही वो 3 दरिंदे छपरी यहाँ पे पहुँच जाते हैं और जबरदस्ती इनको कहते हैं तुम सच में काफी सुंदर हो, तुम यहाँ पे कितने लोग आए हो? वैसे तो ये इन लड़कियों को छेड़ रहे हैं लेकिन हमारी प्यारी ग्योल को शायद आज तक किसी ने पहले छेड़ा नहीं, इसलिए उसे नहीं पता कि सिचुएशन क्या है, इसलिए एक्साइटेड होकर कहती है हम यहाँ पे टोटल 7 लोग आए हैं, जैसे कि मैं, मेरे बॉस, स्नैपर और ये पीले बालों वाली लड़की। इतने में ये छपरी इन्हीं के अगल बगल बैठ जाते हैं और कहते हैं हम यहाँ पे थोड़ा सा आराम करने के लिए बैठे हैं। रूमी और बोमी तो समझ चुके हैं ये लॉन्डो ने छेड़ने आए हैं, लेकिन ग्योल उसके बगल में जो मोटा बैठा होता है, ग्योल उसके पेट में उंगली करते हुए कहती है अगर तुम्हें आराम करना है तो तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो, जाके आराम करो ना। लेकिन दूसरा लौंडा बोमी के नजदीक आके कहता है मुझे यकीन नहीं होता तुम्हारे कंपनी के लोगों ने तुम्हें ऐसे छोड़ दिया यहाँ पे। देखो तुम्हें जो भी कहना है मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा, चलो साथ में खेलते हैं। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, बाय। दूसरा लौंडा रूमी को कहता है सच में तुम अकेले काफी बोर हो जाओगी, हम तुम्हें काफी मजे करवा सकते हैं। ऑब्वियसली रूमी भी मना कर देती है, लेकिन बत्तख कहती है इससे तुम्हारा क्या मतलब कि तुम हमें मजे करवा सकते हो, मैं खेलने में बहुत अच्छी हूँ। ये लौंडे इसी तरीके की लगातार इनसे बातें कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं हमारे साथ बैठ के दारू वगैरह पियो। एक लौंडा तो रूमी के कंधे में हाथ रख के कह देता है कि भले ही तुम 18 साल से नीचे की हो लेकिन तुम्हारी बॉडी 18 साल से ऊपर की है। इसलिए रूमी उसके मुंह पे कोल्ड ड्रिंक फेंक देती है और उस पर खूब चिल्लाती है। इसके बाद बोमी भी हल्ला मचा देती है और आसपास के लोगों को कहती है ये लोग देखो हम माइनर्स को यहाँ पे परेशान कर रहे हैं, अपने साथ दारू पीने के लिए बोल रही है हमें। इसलिए इन तीनों छपरियों को मजबूरी में यहाँ से जाना पड़ता है और जाते जाते खुद से कहते हैं अबे यार हम भी तो माइनर्स ही हैं। लेकिन बत्तख कब भी समझने की कोशिश कर रही होती है आखिर यहाँ पे हुआ क्या। इतने में ही हॉबिन और स्नैपर भागते हुए यहाँ पे आ जाते हैं। हॉबिन ने लाइव स्ट्रीम ऑन कर रखी होती है और ग्योल स्नैपर से पूछती है तू आधा नंगा क्यों है, और होंग मांगी इस वक्त समुद्र के किनारे शाशामी नाम की कोई चीज लेने गया होता है। और जो 3 लौंडे अब तक लड़कियों को परेशान कर रहे थे वो देखते हैं इनके साथ तो ये 2 छपरी लौंडे हैं, जिससे इन छपरियों का हौसला बढ़ चुका होता है इन लोगों को दोबारा परेशान करने का। लेकिन हॉबिन लोग अभी मस्त करके अपनी लाइव स्ट्रीम बना रहे होते हैं, खा रहे पी रहे होते हैं। इतने में ही
तीनों हरामी लौंडे दोबारा से यहाँ पे आ जाते हैं और इनके ऊपर झूठा इल्जाम लगा के कहते हैं तुम लोग हमारी वीडियो बना रहे थे। हॉबिन को कुछ समझ नहीं आता इसलिए कहता है क्या गलती से हमने तुम्हें भी रिकॉर्ड कर लिया? स्नैपर कैमरा थोड़ा सा ऊपर कर लो, इनको रिकॉर्ड मत करो। लेकिन ये तीनों छपरी तो उनके सर पे ही चढ़े जा रहे होते हैं और कहते हैं पहले तो तुम लोग मासूम लोगों की रिकॉर्डिंग करते हो और फिर बोलते हो कि तुमने उन्हें रिकॉर्ड करा। क्या तुम लोग स्ट्रीमर हो तो क्या इससे तुम्हें अधिकार मिल जाता है किसी को भी रिकॉर्ड करने का? ये लोग अब हल्की फुल्की धक्का मुक्की पे उतर आए होते हैं और हॉबिन अब भी बोल रहा होता है अगर तुम्हें रिकॉर्ड करा भी होगा तो वो गलती से हो गया होगा। छपरी लोग और ज्यादा इनके सर पे चढ़ते हुए कहते हैं ऐसे तो तुम लोग किसी को गलती से जान से मार दोगे। एक बंदा तो स्नैपर से कैमरा ही छीन लेता है और ऑडियंस को कहता है अगर हमारी जगह तुम लोगों की कोई रिकॉर्डिंग करता तो तुम्हें भी तो बुरा लगता ना। अगर तुम में से फिर भी किसी को दिक्कत है तो यहाँ पे आके हमसे उलझ सकता है। लेकिन ऑडियंस में से कोई भी यहाँ पे आके इनसे उलझना नहीं चाहता, वो तो बस चाह रहे होते हैं कि हॉबिन इनसे फाइट करे। हॉबिन अब भी बेवकूफों की तरह इनसे माफी मांग रहा होता है। इतने में पीले बाल वाला लौंडा हॉबिन की गुद्दी में एक रैपट मार के कहता है अबे मैं बता रहा हूँ ना, ये यूट्यूब वगैरह कोई भी कर सकता है। इसके बाद तो लगातार हॉबिन की गुद्दी में रैपट पड़े जा रहे होते हैं और हॉबिन सर नीचे करके खड़ा होता है और रैपटे खाते हुए भी माफी मांग रहा होता है। बत्तख को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है जिसे रूमी ने पकड़ रखा होता है और बत्तख चिल्ला के बोल रही होती है पीले बाल वाली मुझे ठीक से पकड़, अगर मैं एक बार छूट गई तो उन सबको जान से मार दूंगी। हॉबिन के अब भी रैपटे पड़े जा रहे होते हैं, वो माफी मांगे जा रहा होता है। उसकी ऑडियंस को लग रहा होता है वाह हमारा हॉबिन एकदम मैच्योर हो चुका है। वैसे हॉबिन रैपटे खा ही इसलिए रहा था क्योंकि उसको पता है कि ऐसा करने से मैं कूल लगूंगा। इतने में जो छपरी हॉबिन को मार रहा होता है बोमी उसका हाथ पकड़ के कहती है हम तुम्हें कुछ बोल नहीं रहे हैं तो तुम हमें बेवकूफ समझ रहे हो क्या? तुम ये सब कुछ करके मरना चाहते हो? लेकिन हॉबिन दोबारा से कूल बनने के लिए बोमी के सामने आ जाता है और इस बंदे को सर झुका के कहता है माफ कर दो हमें। हॉबिन को लग रहा होता है जब हम किसी से ऐसे सर झुका के माफी मांगते हैं तो हम बहुत ज्यादा कूल लगते हैं, क्योंकि शोंगजुन ने भी जब इवेंट में बहुत सारे लोगों के सामने सर झुका के माफी मांगी थी तो वो काफी कूल लग रहा था। साथ ही में हॉबिन अगर ऐसे माफी मांगेगा तो इससे एक ये भी मैसेज जाएगा कि हॉबिन काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है, वो कोई बच्चा नहीं जो ऐसी छोटी मोटी बातों से गुस्सा हो जाए। लेकिन सच में यार हॉबिन को देख के बहुत हंसी आ रही है मुझे। भाई हीरो बनने के लिए बोमी को कहता है हे बोमी क्या तुम ठीक हो? यहाँ से मैं संभाल लूंगा, चिंता मत करो, बस मुझे देखते रहो। बोमी ओके तो बोल देती है लेकिन सच में उसके मन में चल रहा होगा आखिर ये सोच क्या रहा है गधा। हॉबिन यहाँ पे कूल बनने के लिए माफी मांगता रह जाता है। इतने में ही योनवू यहाँ पे आ जाता है और अपने दोनों हाथों से बोमी को पकड़ के इन लौंडों को कहता है आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? अभी इन लड़कियों से माफी मांगो। हे बोमी तुम ठीक हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं आई? टीचर लोग बोल रहे थे उनका तुमसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं यहाँ तुम्हें देखने के लिए आ गया। योनवू ने बोमी को ऐसे रोमांटिक वे में पकड़ रखा होता है कि ऑडियंस को ये किसी मूवी का सीन लग रहा होता है। लड़कियों की और ऑडियंस की नजर में कूल तो यहाँ पे योनवू बन चुका होता है, लेकिन हॉबिन अब भी सर नीचे करके किसी गधे की तरह खड़ा होता है और ऑडियंस कमेंट में लिख रही होती है जब कोई ताकतवर हैंडसम बंदा किसी से माफी मांग रहा होता है, होल्ड बैक कर रहा होता है तो वो कूल लगता है, लेकिन जब कोई गधा लूजर होल्ड बैक करता है तो वो गधा ही लगता है। बत्तख हॉबिन से बोल रही होती है कि तुमने सर क्यों नीचे करा है? रूमी बोलती है वो उठा ही नहीं सकता, डर गया है इसलिए करा है नीचे। मतलब कि हॉबिन का ऑरा यहाँ पे माइनस में जा चुका है और योनवू अपनी स्लीव्स ऊपर करते हुए बहुत ही चौड़े में कहता है तो तुम 3 लोग हो ना जो इन्हें परेशान कर रहे थे? मामला यहाँ पे गर्म हो चुका होता है लेकिन हॉबिन को साफ फील हो रहा होता है कि वो ढक्कन लग रहा है, लेकिन उसको तो कूल बनना था इसलिए चिल्ला के कहता है कुत्तों मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि अभी से पता चल चुका है कि यहाँ पे तो आवाज उठा के कूल बना जा रहा है। लेकिन अब भी कोई हॉबिन के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा होता और योनवू 3 छपरियों को कहता है माफी मांगने के लिए। ये छपरी योनवू से बिल्कुल नहीं डर रहे होते, लेकिन इतने में ही इनको रियलाइज होता है कि ये बंदा तो योनवू नाम का एक यूट्यूबर है जिसके 1.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। योनवू इतना ज्यादा फेमस होता है कि हॉबिन की लाइव स्ट्रीम में अभी कमेंट्स आ रहे होते हैं योनवू की ऑडियंस के। इन छपरियों को अच्छे से पता होता है कि योनवू की ऑडियंस काफी ज्यादा खतरनाक है। मतलब अगर कोई योनवू को परेशान करेगा तो योनवू की ऑडियंस उसको नहीं छोड़ेगी। खासकर फीमेल ऑडियंस तो योनवू की उसके लिए कुछ ज्यादा ही पागल होती है, वो उसके लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसलिए छपरी लोग यहाँ पे माफी मांगते हैं, इससे फाइट नहीं करते क्योंकि वो नहीं चाहते वो कैमरे के सामने योनवू को मारे। लेकिन पीले बाल वाला छपरी यहाँ से जाते जाते भी योनवू के कंधे में हाथ रखता है और गुस्से में कहता है जब कैमरा बंद होगा तुझे तो तब देखूंगा। ये कह के तीनों छपरी यहाँ से चले जाते हैं और योनवू लड़कियों के सामने हीरो बन जाता है। योनवू इन लड़कियों को कहता है मैं जानता हूँ लड़ना अच्छी बात नहीं, लेकिन तुम लोगों को खतरे में देख के मुझसे रहा नहीं गया। ये देख के तो हॉबिन और ज्यादा चिढ़ जाता है और जमीन पटकने लगता है गुस्से में। ऊपर से स्नैपर उसको कहता है कोई बात नहीं भाई तू कूल है, लेकिन तुझसे ज्यादा कूल योनवू है, तुझसे अच्छी बॉडी है उसकी और तुझसे लंबा है वो। इसके अगले सीन में तीनों छपरी अपना मस्त जा रहे होते हैं और पीले बाल वाले छपरी के हाथ में दर्द हो रहा होता है और ये दर्द शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि योनवू ने सिर्फ इसका हाथ पकड़ा था। खैर अब हम देखते हैं अगली सुबह का सीन जहाँ पे स्नैपर लोग बीच में आए होते हैं मजे करने के लिए, थोड़ा पानी में खेलने के लिए। और ग्याल तो हॉबिन से कुछ ज्यादा ही खुश होती है
क्योंकि हॉबिन उसको यहाँ पे लेके आया है। ये ग्योल के लिए एक सपने का सच होने के जैसा होता है, इसलिए बोल रही होती है आज हम यहाँ पे इतने मजे करेंगे कि जब तक कोई डूब नहीं जाता तब तक मजे ही करते रहेंगे। लेकिन थोड़ी ही देर में ग्योल को भी एहसास हो जाता है कि हॉबिन यहाँ पे इसलिए नहीं आया कि ग्योल को मजे आए, बल्कि वो तो यहाँ पे बोमी का पीछा करते हुए आया है। क्योंकि जब वो हॉबिन को देखती है तो वो बैठा होता है बोमी के साथ। बोमी उसके बालों को छेड़ रही होती है और हॉबिन के गाल लाल हो रहे होते हैं। ये देख के स्नैपर चिल्ला के कहता है, अरे यार इसे कम से कम सबको तो ऐसे नहीं दिखाना चाहिए कि ये यहाँ पे बोमी का पीछा करते हुए आया है। ये सुन के ग्योल बहुत उदास हो जाती है और पानी से बाहर आके बैठ जाती है। स्नैपर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ग्योल का मूड काफी खराब होता है, इसलिए बात नहीं कर रही होती। इसलिए स्नैपर हरामी सोचता है यही मेरा मौका है, अभी इसको कंधा दूंगा तो मतलब कुछ हो सकता है। स्नैपर दोबारा बात करने की कोशिश करता है, वो दोबारा जवाब नहीं देती। इसलिए स्नैपर भी ग्योल की ही तरह जमीन में पड़ जाता है, इस उम्मीद में कि कभी तो ये मेरे ऊपर ध्यान देगी। लेकिन हॉबिन और बोमी तो अपनी अलग ही मस्ती में होते हैं। यहाँ बीच में जहाँ पे खाना बेचना मना है, यहाँ पे एक लड़की खाना बेच रही होती है और बोमी और हॉबिन मस्त करके अपने लिए 2 रामेन्स ऑर्डर करते हैं। दुकानदार से रामेन्स लेने के बाद हॉबिन को ऐसा लगता है वो दुकानदार में कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन बोमी कहती है जब तक वो हमें अच्छा खाना दे रही है इससे क्या ही मतलब है कि वो कुछ गड़बड़ है, तुम बस मेरी रामेन्स में अपनी नजर मत डालना। और एज एक्सपेक्टेड ये जो दुकानदार ठेला लगा के यहाँ पे बैठी है ये है हान ग्योल, जो कि यहाँ हॉबिन के ऊपर नजर रखने के लिए आई होती है और अपने मन में सोच रही होती है ये साला मेरी जिंदगी खराब करने के बाद एक लड़की के साथ यहाँ पे मजे कर रहा है। हॉबिन और बोमी रामेन खाते खाते यहाँ से जा रहे होते हैं और बोमी को बहुत ही सरप्राइजिंगली रामेन का सूप काफी ज्यादा गाढ़ा महसूस हो रहा होता है। इसलिए हॉबिन कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी ने इस पे थूक दिया होगा। ये लोग तो ये बात मजाक में कह देते हैं, लेकिन मुझे हान ग्योल के ऊपर पूरा डाउट है उसने सच में ऐसा करा होगा। इसलिए वो अपने मन में सोच रही होती है सूप की एक बूंद भी इनसे जमीन में नहीं गिर जानी चाहिए। खैर साथ ही साथ में जितने भी लोग ये वीडियो खाना खाते हुए देख रहे थे उन सबसे माफी चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा सीन आ गया जहाँ पे खाने के साथ हान ग्योल ने ऐसा कर दिया। खैर हान ग्योल अभी यही सोच रही होती है हॉबिन जैसा चोमू इतनी ज्यादा सुंदर लड़की के साथ कर क्या रहा है। इतने में हान ग्योल के पीछे से 2 पुलिस वाले आके उसको उठा के यहाँ से लेके जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे खाना बेचना मना था। और हॉबिन हरामजादा भी बोमी के साथ बीच के दूसरी तरफ जा चुका होता है, जहाँ पे शायद उसे कोई परेशान न करे ये सोच के। बोमी कहती है उसको समुद्र काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है और हॉबिन उसको कहता है मुझे ये और ज्यादा सुंदर लग रहा है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और यार मुझे तो पूरा डाउट है कि बोमी को अच्छी तरीके से पता है कि हॉबिन उसको पसंद करता है, लेकिन उसके बावजूद भी बोमी काफी ज्यादा अनजान बनने की कोशिश करती है। शायद पाक टेजुन सर के टीनेजर वाले दिनों में कोई लड़की उनका ऐसे ही बेवकूफ बनाया करती थी। बट जो भी हो इन लड़कियों का एक यूनिवर्सल रूल तो होता है, इन्हें अच्छी तरीके से पता है कौन सा लड़का उनको पसंद करता है, लेकिन फिर भी इनको अनजान बनना है। खैर इतने में ही हॉबिन देखता है इनके बगल में योनवू भी बैठा है। योनवू हॉबिन को बताता है वो यहाँ पे इसलिए है क्योंकि टीचर्स ने कहा है इनको 2-2 के ग्रुप्स में रहना है। ऊपर से योनवू इन दोनों की फिक्र जताते हुए कहता है मैं यहाँ पे इसलिए भी हूँ कि ताकि कोई दोबारा तुम्हें परेशान न करे। मतलब भाई दोबारा से लड़की के सामने हीरो बन चुका है और हॉबिन काफी ज्यादा किलस चुका है। बोमी और योनवू भी आपस में बात कर रहे होते हैं, इसलिए हॉबिन को तो ऐसा लग रहा होता है जैसे वो कबाब में हड्डी है। हॉबिन मनी मन चाह रहा होता है कि ये हरामजादा बोमी से किसी भी तरीके से दूर हो जाए, ये गंदा इंसान है। लेकिन अभी प्रकृति भी हॉबिन के साथ मस्ती लेने के मूड में होती है, क्योंकि अभी इनकी तरफ एक पानी की लहर आती है जो कि सिर्फ योनवू के ऊपर गिरती है और योनवू के पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं, जिस वजह से उसकी काफी मस्त सी बॉडी कपड़ों के बाहर से ही दिख रही होती है। ये देख के तो हॉबिन को ऐसा महसूस हो रहा होता है जैसे उसकी बीवी किसी और के साथ भाग गई है, क्योंकि बोमी योनवू को बोल रही होती है योनवू तुम काफी ज्यादा वर्कआउट करते हो, मैंने सही कहा ना? अरे हाँ, लेकिन ये लहर कहाँ से आ गई? हॉबिन तुम्हें क्या हो गया, शांत हो जाओ। खैर इनका यही सब चल रहा होता है और दूर से टेहुन ये सब कुछ देख रहा होता है। टेहुन भी अपने मोबाइल में देख लेता है ये एक यूट्यूबर है जिसके 1.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और अपने मन में कहता है इसे देख के तो मुझे उस हरामजादे की याद आ गई। टेहुन को किसकी याद आई है ये शायद हमें बाद में पता चलेगा। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रूमी को जो बीच के साइड में मस्त करके अपनी फोटोज क्लिक कर रही होती है। फोटोज क्लिक करने के बाद जैसे ही वो सोचती है अब कुछ और मजे करते हैं, इतने में ही होंग मांगी एक्वामैन की तरह पानी से बाहर आता है, जो कि रूमी के लिए एक ऑक्टोपस पकड़ के लाया होता है। लेकिन वो ऑक्टोपस गलती से उसने अपने विग की जगह सर पे लगा दिया होता है और विग ऑक्टोपस की जगह हाथ में होती है। लेकिन जो भी हो लड़की को इम्प्रेस करने के लिए भाई ने कोई कसर नहीं छोड़ी होती, लेकिन उसके बाद भी वो इम्प्रेस नहीं होने वाली, क्योंकि ऐसे लड़कों को ज्यादातर लड़कियां ऐसे ही कहती हैं वाह तुम काफी ज्यादा क्यूट हो, तुम बहुत अच्छे हो। लेकिन बॉयफ्रेंड हमेशा किसी और को बना लेती है। इससे मेरा लड़कियों से सवाल है क्यों करती हो बहन तुम ऐसा? मेरा मोटा दोस्त रो रो के बिल्कुल पतला हो गया था। खैर आई एम जस्ट किडिंग। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रात का सीन, जहाँ पे योनवू कॉल पे अपने फादर के साथ बात करता हुआ जा रहा होता है और कहता है हाँ मैं बस थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करने के लिए बाहर आ रखा हूँ। अरे नहीं वो इसलिए क्योंकि मेरा एक ईयरफोन गायब हो गया है। जी डैड मेरी पढ़ाई काफी अच्छी चल रही है, आप चिंता मत करो, आप आराम करो। लेकिन इतने में ही वही 3 पुराने छपरी यहाँ पे भी आ जाते हैं, इसको घेर लेते हैं और क्योंकि अभी कोई कैमरे ऑन नहीं है इसलिए पीले बाल वाला छपरी कहता है अबे साले
तू यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे आना तेरे लिए ठीक नहीं है क्योंकि अभी तो कैमरा भी ऑन नहीं। योनवू सबसे पहले तो कॉल कट करता है अपने फादर को बोलते हुए, ये सिर्फ मेरे दोस्त हैं फादर, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। और ये लोग योनवू से मजे लेते हुए कहते हैं, अच्छा तब हम तेरे दोस्त हो गए, हमारा एक श्योल का दोस्त भी बन गया, अरे वाह। यहीं पास पे हॉबिन और स्नैपर आइसक्रीम खा रहे होते हैं और स्नैपर की नजर इन लोगों के ऊपर पड़ जाती है जिनके पंगे स्टार्ट हो चुके होते हैं। पीले बाल वाले ने योनवू को मारना स्टार्ट कर दिया होता है, लेकिन हॉबिन ये देख के हैरान होता है कि सैमडैक ने जो उसको कहा था वो बात बिल्कुल सच थी। दरअसल सैमडैक ने हॉबिन को कहा था कि एक ऐसी मार्शल आर्ट भी है जिसमें इंसान अपनी बॉडी को उस लिमिट तक पहुंचाता है जहाँ पे उसकी बॉडी को कोई हर्ट नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता। और सेम यही चीज हॉबिन अभी अपनी नजरों के सामने देख रहा होता है, क्योंकि योनवू को पीले बाल वाले के मुक्के से कोई भी असर नहीं हो रहा होता। न सिर्फ पीले बाल वाला बल्कि उसके साथ का बंदा भी अभी योनवू को मार रहे होते हैं, लेकिन अब उनके ही मार मार के इसको दर्द हो जाता है। इन दोनों छपरियों को ऐसा लग रहा होता है जैसे योनवू का शरीर पत्थर से बना है। स्नैपर ये देख के हैरान होता है क्या एक्सजे कंपनी के सारे बंदे ही ऐसे गैंगस्टर टाइप के हैं, इसलिए वो डरता हुआ हॉबिन को कहता है, गुड लक भाई, अगला तुझे इसी योनवू से फाइट करनी होगी। हॉबिन कहता है, नहीं मुझे नहीं लगता कि अभी मुझे उससे फाइट करनी होगी। और उसने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पे आ चुका है टेहुन, जो वुंग नाम के बंदे को पहले तो साइड करता है और योनवू के सामने आके उसको कहता है, पहले मैं श्योर नहीं था कि तूने किस चीज की ट्रेनिंग करी है, लेकिन तुझे देखने के बाद मुझे पता चल चुका है, वो है क्योकुशिन कराटे। योनवू भी अपना चश्मा निकाल के इसको कहता है, मुझे भी तेरे मार्शल आर्ट के बारे में पता है, तू टाइकोंडो इस्तेमाल करता है ना। हमें बताया जाता है टाइकोंडो और क्योकुशिन कराटे बिल्कुल तेल और पानी की तरह है, यानी कि ये दोनों मार्शल आर्ट बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे से, जो कभी एक साथ नहीं मिल सकती। और सैमडैक ने तो हॉबिन को अपनी वीडियो में कहा था, कोई भी नौसिखिया क्योकुशिन कराटे वाले बंदे को सिर्फ एक ही तरीके से हरा सकता है, और वो तरीका ये है कि अगर वो 1 टन का ट्रक उस बंदे के ऊपर चढ़ा दे तभी वो हार सकता है। आसान शब्दों में सैमडैक का मतलब यही है कि क्योकुशिन कराटे वाले बंदों को नौसिखिए नहीं हरा सकते। खैर योनवू और टेहुन जब एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब होते हैं, इतने में यहाँ पे जो छपरी होते हैं टेहुन को कहते हैं, तो बीच में क्यों आ रहा है बे। लेकिन टेहुन इनमें से एक के मुंह के आगे अपनी लात रखता है और कहता है, अबे ओए ढक्कन, यहाँ से दफा हो जा। लेकिन इन दोनों छपरियों के साथ का बंदा वुंग बीच में आ जाता है और कहता है, प्लीज हमें जाने दो, हम यहाँ से बस जा ही रहे थे, हम गलती से यहाँ पे आ गए। और दोनों छपरियों को अपने साथ लेके जाता है। उन दोनों छपरियों को खुद समझ नहीं आता कि उनको लेके क्यों जा रहा है, और टेहुन को भी समझ नहीं आता कि आखिर बात क्या है, लेकिन उसे शायद कुछ तो गड़बड़ लग रही है इन लोगों को देख के। लेकिन ये लोग जा चुके होते हैं और अब टेहुन सोच रहा होता है योनवू को पेलने की, इसलिए हॉबिन को कहता है, ओए हॉबिन, जाके केमिस्ट से थोड़ी मरम पट्टी लेके आ, मुझे लगता है इस ढक्कन को चोट लग चुकी है, इसलिए उसकी जरूरत पड़ेगी। ये सुन के हॉबिन सीधा चला जाता है दुकान और योनवू टेहुन को कहता है, हे तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मुझे चोट नहीं लगी है। इतने में टेहुन घुमा के इसके एक बैक किक मार देता है और कहता है, शायद मैंने बोलने में गलती कर दी, मैं बोलना चाहता था इसके चोट लगने वाली है, इसलिए इसके लिए मरम पट्टी लेके आ जा। योनवू ने इस हमले को ब्लॉक कर दिया होता है, लेकिन टेहुन उससे फाइट करना चाहता है, इसलिए योनवू कहता है, क्या तुम मुझसे सिर्फ इसलिए फाइट करना चाहते हो क्योंकि मैंने क्योकुशिन की प्रैक्टिस करी है और तुमने टाइकोंडो की? ये सच में बहुत ज्यादा बचकानी वजह है फाइट करने की। टेहुन एक स्माइल के साथ कहता है, नहीं, दरअसल बात यह है, जब मैं तेरे जैसे चोमुओं को देखता हूँ तो मेरा अंदर से मन करता है तुम जैसे लोगों का कुत्ता बनाने का। और तूने कहा मैं बचकाना हूँ, लेकिन एक बात बताऊं, मेरा जो मन करता है मैं वैसा करता हूँ। इसके बाद टेहुन लगातार इसके ऊपर 2-3 खतरनाक लाते बजा देता है, जिनको ब्लॉक करने में योनवू को दिक्कत तो हुई होती है, लेकिन टेहुन उसको कहता है, जी योनवू, मैंने तेरा यूट्यूब चैनल देखा पढ़ाई वाला, तो पूरा दिन भर एक कमरे में बंद रहता है और वो चीजें कभी नहीं कर पाता जो तू करना चाहता है। तेरा बेवकूफ बाप तुझे जैसा बोलता है तू बस वही करता है। तू अपने बाप की बस एक गुड़िया की तरह है जो अपने लिए कभी आवाज नहीं उठा सकता, क्योंकि तुझे तो अपने घर वालों का एक अच्छा बच्चा बनना है ना। ये सुन के योनवू को भी गुस्सा आने लगता है और कहता है, आखिर तू मेरे बारे में जानता ही क्या है? मैंने कहा आखिर तू मेरे बारे में जानता ही क्या है? और बहुत ही स्पीड में एक क्योकुशिन कराटे का अटैक मारता है टेहुन के ऊपर, जो देख के टेहुन भी काफी ज्यादा हैरान लग रहा होता है, लेकिन ये हमला उसके पड़ा या फिर नहीं ये हमें बाद में बताया जाएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बोमी, रूमी और बत्तख को। बोमी और रूमी प्यारी बत्तख को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो जो लड़के कुछ देर पहले हमने देखे थे वो हमें परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। बत्तख बताती है, मेरे को पहले कोई लड़का से छेड़ा नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता, लेकिन वो जो वुंग नाम का बंदा था वो सही लग रहा था, मतलब वो बुरा इंसान नहीं लग रहा था। इतने ही हॉबिन और स्नैपर भी यहाँ पे आ जाते हैं और हॉबिन इन लोगों से पूछता है, क्या किसी ने टेहुन को देखा है? टेहुन भाई ने कहा था कुछ मरम पट्टी लेके आने के लिए, लेकिन अब वो कहाँ है? लेकिन बत्तख हॉबिन को अपने साथ बैठाती है और कहती है,
क्या आपको कभी किसी ने परेशान करा है? हॉबिन कहता है, कैसी बात कर दी, मुझे ही तो परेशान करा है, पैगो ने तो मेरा मार मार के कुत्ता बना रखा था। इतने में स्नैपर देखता है कि इनके सब्सक्राइबर्स इनको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो चीज हमें बाद में बताई जाएगी, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं हान ग्योल को, जो भालू की मूर्ति के सामने बैठ रखी होती है। इसका यहाँ पे दिमाग खराब हो रहा होता है क्योंकि ये यहाँ पे हॉबिन को एक्सपोज करने के लिए आ रखी होती है, उसकी वाट लगाने के लिए आ रखी होती है, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रही होती। ऊपर से हॉबिन की जो छपरियों के साथ फाइट होने वाली थी, वहाँ पे भी हॉबिन ने माफी मांग ली, इसलिए फाइट नहीं हुई और वो पिटा नहीं। लेकिन इसका मन कर रहा होता है कि हॉबिन के सर में कुछ डंडा वगैरह मार दे, इसको बहुत मारे, पर कैसे करे इसको समझ नहीं आ रहा। इतने में ही ग्योल देखती है वो तीनों छपरी यही मूर्ति के पास आके कुछ बात कर रहे होते हैं। वो बात कर रहे होते हैं कैसे उन लड़कियों के साथ मजे करे जाए, लेकिन साथ में इन लोगों ने ये चीज भी मान ली होती है कि उन लड़कियों का इन पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए शायद इनके मन में कुछ काले इरादे जाग चुके हैं, जो कि अभी हमें नहीं पता। इसके अगले सीन में हम देखते हैं बत्तख को, जिसकी नाक बह रही होती है, लेकिन बत्तख मानने को तैयार नहीं होती कि उसकी नाक बह रही है। और अचानक से बत्तख और रूमी के पास आ जाता है वूंग। वूंग बहुत ही पोलाइट वे में इन दोनों को कहता है, अगर तुम मुझे कुछ कहने का मौका दो तो मैं कहना चाहता हूँ कि प्लीज तुम लोग घर चले जाओ। रूमी और बत्तख हैरान होते हैं, आखिर ये ऐसा क्यों कह रहा है। वुंग समझाता है, शायद तुम लोग सोच रहे होंगे जो वो मेरे दोस्त हैं वो कोई लोकल छपरी है, लेकिन सच बताऊं वो लोग इस इलाके में बहुत ज्यादा बदनाम हैं। बत्तख रूमी को कहती है, देखा मैंने कहा था ना ये बंदा अच्छा इंसान है। रूमी भी बत्तख की बात से एग्री करती है। वुंग इन दोनों को एक एक कोल्ड ड्रिंक के कैन देता है और कहता है, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज हम लोगों के ग्रुप से दूर चले जाओ, वो लोग अच्छे नहीं हैं। और जैसा कि मैंने कहा उन लोगों को नहीं पता कि मैं यहाँ पे तुम्हें ये सारी बातें बोल रहा हूँ। रोमी और बत्तख मस्त करके कोल्ड ड्रिंक पीने वाले होते हैं और आपस में कहते हैं हम ये बात जाके हॉबिन को बताएंगे, लेकिन इससे पहले कि ये कोल्ड ड्रिंक की एक भी घूंट मारते, हान ग्योल जंप करते हुए आती है और इनकी कोल्ड ड्रिंक में लात मार के फेंक देती है और कहती है, पिंक वुमेन यहाँ पे आ चुकी है, क्या तुम दोनों पागल हो? ऐसे ही तुम्हें कोई कुछ भी दे देगा तो तुम उसे पी लोगी ऐसे? इस हरामजादे ने तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला रखा है। हान ग्योल जोश जोश में अपना मास्क निकालने की सोच रही होती है, लेकिन फिर उसको याद आता है उसको मास्क नहीं निकालना क्योंकि इनसे वो अपना चेहरा छुपा रही है। और रूमी और बत्तख को इसकी बातों पे यकीन नहीं हो रहा होता। हान ग्योल बताती है उसने छुप के इन लोगों की बात सुन ली थी। दरअसल ये छपरी इन लड़कियों की कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला के इनके साथ गंदी हरकत करना चाह रहे थे, इनको बेहोश करके। और क्योंकि वुंग पकड़ा जा चुका होता है इसलिए एक हरामखोरी वाली स्माइल के साथ कहता है, क्या मुझे कोई आइडिया नहीं तुम क्या बोल रही हो। दोस्तों क्या तुम बाहर आके एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे ये क्या बोलना चाहती है? और इन लड़कियों के पीछे की तरफ से बाकी के दो छपरी भी यहाँ पे आ जाते हैं और इन लड़कियों को देख के कहते हैं, हमें तो पता ही नहीं था तुम्हारे साथ एक और लड़की है। शिट, हमारा काम बस होने ही वाला था। लड़कियों चुपचाप से हमारे साथ चलो, तुम नहीं चाहती ना कि हम तुम्हें घसीट के ले जाएं। इतने में हान ग्योल द बॉक्सर भागते हुए इनकी तरफ आती है ताकि इनका कुत्ता बना दे, लेकिन इतने में ही हॉबिन भी यहाँ पे आ जाता है और हॉबिन से छुपने के लिए हान ग्योल अपना अटैक बीच में ही रोक के साइड हो जाती है। और गधी अपने ही मन में सोच रही होती है, मैंने तो मास्क पहन रखा है तो फिर मैं छुप क्यों रही हूँ? और सबसे पहली बात तो ये इनकी मदद ही क्यों कर रही है, इसको ये भी समझ नहीं आ रहा है। खैर हॉबिन यहाँ पे आ चुका होता है और लड़कियों को कहता है, बहुत अच्छे गाइस, तुमने काफी अच्छा काम करा, यहाँ से अब सब कुछ मैं संभाल लूंगा। हमने सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया है जो कुछ यहाँ पे हुआ। तो ये लोग वेकेशन सीजन का फायदा उठाते हैं और यहाँ पे क्राइम्स करते हैं। जो टूरिस्ट बीच में आते हैं ये लोग उनके साथ गंदी हरकतें करने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि ये लोगों को ड्रग्स तक देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार बच जाते हैं क्योंकि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं होते। दरअसल रूमी और बत्तख जानबूझ के अभी इनके प्लान में फंस रही थी क्योंकि इनको पता चल चुका था पहले ही कि ये लोग बुरे हैं और ये बस इनके प्लान में फंसने की एक्टिंग कर रही थी। और रूमी की एक्टिंग तो इतनी मस्त होती है कि उसके नकली आंसू भी आ चुके होते हैं। और सच में ऐसी लड़कियां जिनके आंसू 2 सेकंड्स में आ जाते हैं उनसे काफी ज्यादा बच के रहना चाहिए। खैर हॉबिन अपनी वीडियो में कहता है, क्रिमिनल्स को पकड़ने का हमारा काम पूरा हुआ, लेकिन हान ग्योल साइड में जमीन में मुक्के मार रही होती है क्योंकि वो किलस चुकी होती है, क्योंकि इस लाइव स्ट्रीम की वजह से हॉबिन के और ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे और इसमें तो इसने भी इसकी मदद करी है। खैर अभी तीनों छपरी थोड़ा थोड़ा डर रहे होते हैं और हॉबिन उनको कहता है, हे तुम तीनों मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं पुलिस को बुला रहा हूँ, जब तक वो यहाँ नहीं आ जाते यहाँ से हिलना मत। लेकिन हिल तो अभी हॉबिन नहीं पा रहा होता क्योंकि इन तीनों ने हॉबिन को घेर लिया होता है और हॉबिन ने इन 3 बंदों से पहले फाइट करने की कोई तैयारी भी नहीं करी है और अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये तीनों कौन से फाइटिंग स्टाइल का इस्तेमाल करते हैं, मैं तो बस कैमरा लेके सीधा यहाँ पे आ गया। इतने में ही पीले बाल वाला छपरी हॉबिन को कहता है, अगर पुलिस हमें पकड़ के लेके जाने वाली है तो मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि उससे पहले मैं तुझे हॉस्पिटल पहुंचा दूं। हॉबिन को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो किस तरीके से इन लोगों से फाइट करे, इसलिए रैंडमली टाइकोंडो की बैक किक मार देता है इस बंदे के ऊपर और इस एक किक में इस बंदे की हालत खराब हो जाती है और जमीन में गिर के खांसने लगता है। हॉबिन के ऑडियंस को समझ नहीं आ रहा होता कि ये बंदा एक ही लात में कैसे गिर गया। हॉबिन को खुद समझ नहीं आ रहा होता इसलिए नीचे पड़े बंदे को कहता है, हे तुम ठीक हो?
मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा बहुत वर्कआउट करना चाहिए। बट स्नैपर चिल्ला के हॉबिन को कहता है, अबे हॉबिन साले क्या तू पागल है? ऐसा नहीं है कि वो कमजोर है, बल्कि तूने आज तक बहुत सारी फाइट्स लड़ ली है, इसलिए हरामजादे तू काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है, सच तो ये है। अब हॉबिन की ऑडियंस भी इस बात से एग्री करती है और हॉबिन को बोलती है, भाई अब तो कत्लेआम मचा दे। हॉबिन हैरान होकर अपने मन में कहता है, क्या मैं सच में ताकतवर हो चुका हूँ? ये जान के हॉबिन को कतई मजा आ चुका होता है, उसकी टोन चेंज हो चुकी होती है और कहता है, वैसे मैं आज फाइट नहीं करना चाहता था मैं कोई मुसीबत नहीं चाहता, क्योंकि अगर कोई मुसीबत होगी तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। मैं बस तुम छपरियों से एक बात कहना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे पास 500 वॉन पड़े हैं? मतलब हरामजादे को यहाँ पे थोड़ा सा सुनने को क्या मिल गया कि वो ताकतवर हो चुका है थोड़ा, तो साला टेहुन की नकल करके टेहुन का ऑरा फील करने की महसूस कर रहा है कि मैं भी वैसा ही बन जाऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ पे टेहुन और योनवू के पंगे चल रहे थे, वहाँ पे आस पास के लोग हैरान होते हैं और टेहुन जमीन में बैठा होता है और कहता है, साला यकीन नहीं होता या उसने अभी अभी मुझे अपना पावर लेवल दिखाने के लिए इस्तेमाल करा है। दरअसल योनवू ने टेहुन के कुछ देर पहले जो मुक्का मारा था, टेहुन उससे बच तो जाता है, लेकिन वो मुक्का टेहुन की पीछे वाली दीवार पे जाके लगता है, जिससे दीवार काफी ज्यादा क्रैक हो चुकी होती है। दीवार फोड़ के योनवू यहाँ से जा रहा होता है, उसके मुक्के से खून निकल रहा होता है और टेहुन खुद से कहता है, आखिर वो हरामजादा कौन से स्कूल में पढ़ता है। इसके बाद हम उन छपरियों के पास्ट का सीन देखते हैं जो हॉबिन लोगों को परेशान कर रहे थे। हम देखते हैं ये अपने स्कूल में भी ऐसी ही गिरी हुई हरकतें करते थे। ये किसी लड़की को अपने जाल में फंसाते थे, उसे होटल ले जाते थे और उस लड़की के पास जितना भी सामान होता था वो सब कुछ लूट के वहाँ से भाग जाते थे। ये लोग अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर समझते होते हैं, जो अपने क्लास के चोमुओं को काफी ज्यादा बुली करके उन्हें मारते हैं। ये लोग अपने से कमजोर लोगों को इतना ज्यादा कमजोर समझते हैं कि एक पल के लिए इनका एटीट्यूड गीटे किम वाला बन जाता है। इनसे कमजोर लोग जब इनसे पिटते हैं तो इनसे माफी मांगते हैं और इन्हें काफी ज्यादा मजा आता है चोमुओं को परेशान करने में। बट इसके बाद हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं, जहाँ पे ये पीले बाल वाला इस बात से परेशान होता है कि अभी वो एक चोमू से पिट रहा है। दरअसल बैक किक पड़ने के बाद हॉबिन इसकी टांग में मारता है एक काफ किक, जिससे इसकी हालत खराब हो जाती है और अपनी टांग पकड़ के आई करने लगता है और अपने मन में यही सोच रहा होता है, जो मुझे मार रहा है वैसे तो चोमू लग रहा है, लेकिन ये ताकतवर है। हॉबिन का भी इस बात को लेकर हौसला बढ़ चुका होता है कि वो इनसे जीत सकता है। इतने में पीले बाल वाला हॉबिन को गाली देते हुए उसके एक पंच मारता है, लेकिन इस तरीके के पंच उसके पास पहले भी काफी बार आए हैं, इसलिए हॉबिन को पता है उसे अभी क्या करना है। हॉबिन अपना माथा आगे ले आता है, जिससे उसे इस हमले का कोई दर्द नहीं होता और काफी ज्यादा काम होता है। इसके बाद हॉबिन इसके एक और काफ किक मार देता है। इसके बाद ओवर हैंड हुक पंच। आज पहली बार स्नैपर को हॉबिन की फाइट देख के इतना मजा आ रहा होता है, क्योंकि हॉबिन पहले से डोमिनेट कर रहा है अपने दुश्मनों को। हॉबिन काफी कॉन्फिडेंस के साथ अपने हमलों को मार पा रहा है, क्योंकि उसको इनकी काफी प्रैक्टिस हो चुकी है। लेकिन इतने में ही दूसरा छपरी साइड से आते हुए हॉबिन को गाली देता है और उसके एक घुटना बजा देता है, जो कि हॉबिन के पेट में काफी बढ़िया करके पड़ा होता है। लेकिन हॉबिन ने अपने एब्स को काफी ट्रेन करा है, इसलिए इस हमले को वो झेल जाता है और सामने वाले की गुद्दी के पीछे से अपने दोनों हाथ लाके उसके ऊपर एक घुटना बजा देता है और ये हमला होता है ली युनशू का। स्नैपर तो हॉबिन पे फिदा ही हो चुका होता है आज की उसकी फाइट देख के। इतने में हॉबिन सामने वाले के मुंह पे एक और बार घुटना बजा देता है और नेक्स्ट हमला मारता है वैंग गक का पंच और सामने वाला बंदा नीचे गिर चुका होता है। आज हॉबिन ने दूसरे लोगों के अटैक्स भी इस्तेमाल करे हैं, इसलिए मनी मन सैमडैक से माफी मांग रहा होता है और इन बंदों को निपटाने के बाद हाँफते हुए अपनी ऑडियंस से कहता है, तो भाई लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और ये बात सिर्फ हॉबिन ही नहीं, मैं भी बोल रहा हूँ। अभी भाई को सुपर चैट्स भी आने लगते हैं, जिससे खुशी का माहौल होता है। इतने में ही वुंग साइड से आके हॉबिन के मुंह पे खतरनाक सा पंच बजा देता है, जिससे वो दूर जाके गिरता है। वुंग अपनी शर्ट निकालते हुए कहता है, मैं इस मामले में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पहले ही साइन हो चुका है, इसलिए मरने के लिए तैयार हो जा बच्चे। लेकिन असल में ये वुंग है कौन, ये जानने के लिए हम एक पुराना सीन देखते हैं, जहाँ पे इसके साथ के जो दो छपरी होते हैं वो आपस में यही बोल रहे होते हैं, अगर जो हम कांड करते हैं कल के दिन अगर हम पकड़े गए तो क्या होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई हमसे ज्यादा ताकतवर आके हमें पेल दे, हम अगर कुछ कांड करते हुए पकड़े जाएं। इतने में ही वुंग इनके पास आ जाता है और इनकी गुद्दी में रैप्टे बजाते हुए कहता है, तुम ये जो काले धंधे करते हो, जो भी कांड करते हो, कितना पैसा कमा लेते हो उससे। ये दोनों डरते हुए वुंग को कहते हैं, वुंग ये बात सच नहीं है, अब हम ये काम छोड़ देंगे, प्लीज हमें माफ कर दो। अबे ये काम छोड़ने के लिए किसने कहा तुम्हें? मैं तो बोल रहा हूँ इस काम में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मुझे भी हिस्सा चाहिए मेरा। इस पास्ट के बाद हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं, जहाँ पे हॉबिन दोबारा से अपने पैरों पे खड़ा हो चुका होता है वुंग के सामने। हॉबिन समझ जाता है इस बंदे का पंच काफी ताकतवर था, इसलिए इसने कोई ना कोई मार्शल आर्ट तो सीखी है और बत्तख हान ग्योल का मास्क निकाल के अंदर झांकने की कोशिश कर रही होती है, आखिर ये है कौन। इतने में ही वुंग फाइटिंग स्टांस में आ जाता है, जो की होता है बॉक्सिंग का। और हॉबिन ने पहले बॉक्सर्स से कैसे फाइट करते हैं ये सीखा है, क्योंकि वैंग गक था एक
आउट बॉक्सर और वुंग को देख के साफ पता चल रहा है ये है एक इन फाइटर बॉक्सर। इसलिए सैम डैक की टीचिंग्स के मुताबिक हॉबिन इसे हराने के लिए दोबारा से 4 टांगों में आ जाता है जैसे वेंगक के टाइम पे आया था, लेकिन इस बार भौंक रहा होता है, लेकिन वेंगक के टाइम पे गुर्रा रहा था। स्नैपर समझ जाता है अपना भाई भौंक रहा है, इसका मतलब सामने वाला बॉक्सर है। हॉबिन को पता होता है एक बॉक्सर को हराने के लिए उसे काफी सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करना होगा, जैसे कि पहले तो वो दिखाएगा कि वो झूठी मूठी बॉक्सिंग करता है और टाइकोंडो की बैक किक मारेगा और फिर एक टैकल अटैक करेगा जो कि फेक होगा, क्योंकि सामने वाला जब टैकल अटैक से बच रहा होगा तो हॉबिन उसके मुंह पे घुटना बजा देगा और इस तरीके से एक बॉक्सर को हराएगा। वुंग एक स्माइल के साथ तैयार होता है हॉबिन के हमले को झेलने के लिए और हॉबिन छूटते साथ ही इसके ऊपर एक टैकल अटैक मारने की कोशिश करता है, जो कि ऑब्वियसली वो फेक करने वाला है, क्योंकि वुंग जैसे ही इससे बचेगा तो वो इसके मुंह पे घुटना बजा देगा। हॉबिन की तो ऑडियंस को भी पता होता है हॉबिन क्या करने की सोच रहा है, क्योंकि हॉबिन ये पहले भी कर चुका है, लेकिन जो चीज यहाँ पे अभी होती है उसको देख के स्नैपर और सारी लड़कियां हैरान हो जाती हैं। और हम देखते हैं सैम डैक को जो अपनी वीडियो में कहता है, तुम्हें पता है जो रेसलर्स का टैकल अटैक होता है, अगर तुम सही तरीके से उसे किसी के ऊपर मारोगे तो तुम किसी बहुत बड़े दानव को भी जमीन में गिरा सकते हो। और हॉबिन अभी खुद हैरान होता है क्योंकि उसे टैकल अटैक फेक करने की कोशिश नहीं करनी पड़ी, क्योंकि उसका टैकल अटैक वुंग के ऊपर काम आ चुका है और वो वुंग के ऊपर बैठा है। हॉबिन तो हैरान होके वुंग को ही कहता है, अबे भाई तू गिर क्यों गया? मुझे तो तेरे चेहरे पे फ्लाइंग नी अटैक मारना था, ये टैकल अटैक जो मैंने तेरे मारा ये काम कैसे कर गया? ये तो काम नहीं करता ना। पीछे से हान ग्योल चिल्ला के कहती है, अबे चोमू वो वेंगक के ऊपर इसलिए काम नहीं करा था क्योंकि वो वेंगक था, नहीं तो भला कौन से बॉक्सर को टैकल अटैक से बचना आता है? बे वेंगक को बस इसलिए उससे बचना आता था क्योंकि वेंगक काफी ज्यादा कमाल का है। हॉबिन को अब समझ आता है कि सारे बॉक्सर टैकल अटैक से नहीं बच सकते, वो तो वेंगक था इसलिए बच गया। हॉबिन इन्हीं सारी बातों को सोच रहा होता है, इतने में ही हान ग्योल आके हॉबिन को साइड में धक्का दे देती है और खुद वुंग के ऊपर आ जाती है और लगातार वुंग के ऊपर मुक्के ही मुक्के बजा के उसका काम कर देती है। लेकिन वो अब भी बेहोश नहीं हो रहा होता, इसलिए वो अपने नकल्स निकालने की कोशिश कर रही होती है कि अब इसका और गंदा कुत्ता बनाऊंगी। बट हॉबिन को समझ नहीं आता आखिर ये लड़की है कौन, इसलिए पूछता है, हे मैं तुम्हें नहीं जानता, आखिर तुम कौन हो? ये खून भरे मुक्के को अपने पास लाके कहती है, मैं कोई ऐसी हूँ जो तुम्हें जान से मारना चाहती है। अच्छा तो तुम कोई ऐसी हो जो मुझे जान से मारना चाहती है, लगता है ये मेरी कोई डाई हार्ट फैन है। इतने में ही वुंग दर्द में अपनी जगह से उठ रहा होता है, पर पीछे से आ जाता है होंग मांगी और इसको पकड़ के कहता है, क्या ये कोई पिंग पोंग बॉल है? ये मेरे एक हाथ में काफी अच्छे से आ गया। मतलब वुंग का तो फ्यूचर सेट है। लेकिन इसके अगले सीन में हम देखते हैं हॉबिन के घर का सीन, जहाँ पे हॉबिन की मदर हॉबिन के पुरानी कुछ फोटोज देख रही होती है स्कूल की। कुछ फोटोज क्योंकि जमीन में पड़ी थी, इसलिए हॉबिन पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों? अरे बेटा वो तुम्हारा दोस्त टेहुन आया था, वो तुम्हारी फोटोज देखना चाहता था, लगता है तुमने काफी अच्छे दोस्त बनाए हैं, वो काफी अच्छे से बात कर रहा था। अरे मॉम कैसी बात कर रहे हो, वो अपनी क्लासमेट का मार मार के कुत्ता बनाता है। हॉबिन अपने मन में सोच रहा होता है आखिर टेहुन को उसकी पुरानी फोटोज क्यों चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं टेहुन के घर का सीन, जहाँ पे टेहुन हॉबिन की फोटो को किसी और की फोटो से मैच करवा रहा होता है और कहता है, क्या मुझे कोई वहम हो रहा है या ये दोनों सच में एक जैसे लगते हैं? ये दोनों तो सच में एक जैसे लग रहे हैं, मैंने सही कहा ना? ली डावुन यानी कि कोई बंदा है ली डावुन, हॉबिन उसकी तरह लगता है। और वैसे मैंने ये मानवा आगे तो नहीं पढ़ी, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ये ली डावुन इसका भाई होगा, यानी कि टेहुन का भाई। खैर गाइस इसी के साथ ये वाली वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। बाकी वीडियो खत्म होने के बाद जो भी करते हैं कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो।